साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन पर हमारी सीरीज चल रही है। इसी श्रृंखला में आज हम कुछ मुद्दों पर आपसे बात करेंगे। इसमें सबसे पहला मुद्दा हमारे सामने ये आता है कि बहुत सारे हमारे ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इस प्रकार के हैं जो कि 1 अप्रैल 21 को, आपको ये तो पता ही है कि 1 अप्रैल 21 से गवर्नमेंट ने एक नया रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर चालू कर दिया है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि बहुत सारे ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिन्होंने 1 अप्रैल 21 से पहले ही अपने ट्रस्ट के लिए सेक्शन 12AA में अप्लाई कर दिया था। तो ऐसे ट्रस्टों की एप्लीकेशन प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के सामने पेंडिंग है। ऐसी एप्लीकेशनों का क्या होगा? क्या वो एप्लीकेशन ख़त्म हो जाएंगी या ऐसे ट्रस्टों को दोबारा से उनको अप्लाई करना होगा? तो आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि ऐसी एप्लीकेशनों का क्या भविष्य होगा, क्या फ्यूचर होगा। तो साथियों, अब जैसे सपोज करिए किसी व्यक्ति ने 1 जनवरी 2021 को अपने ट्रस्ट के लिए 12AA में अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसकी एप्लीकेशन 1 अप्रैल 21 को PCIT के सामने पेंडिंग है। तो प्रश्न ये उठता है कि इस एप्लीकेशन का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो एक सेक्शन लेके आई है, सेक्शन 12AB का सब क्लॉज 2, इसमें ये लिखा हुआ है कि जितनी भी एप्लीकेशन 1 अप्रैल 21 को PCIT के सामने पेंडिंग होंगी, यानी ऑल एप्लीकेशन पेंडिंग बिफोर PCIT ऑन 1 अप्रैल 2021, तो वो सारी एप्लीकेशन डीम्ड टू बी फाइल्ड मान ली जाएंगी, डीम्ड टू बी अप्लाइड मान ली जाएंगी। ऐसे ट्रस्टों को, इंस्टीट्यूशंस को दोबारा से अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। उनको इसी वजह से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाएगा विदिन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एप्लीकेशन हमारी 1 अप्रैल 21 को पेंडिंग है, उन सब का रजिस्ट्रेशन उनको 31 मई 2021 तक मिल चुके होंगे। आज हम और आप 12 जून में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी इस तरीके की जो है एप्लीकेशन पेंडिंग थी 1 अप्रैल 21 को, उन सब के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उनको 31 मई तक मिल चुके होंगे। तो साथियों, इसके अलावा हमारे सामने एक मुद्दा और आता है कि जो हमने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में हमको जो सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो क्या प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को कोई ऐसा पावर है कि वो उस रजिस्ट्रेशन को, जो स्थितियाँ दी हुई हैं कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की, जो नॉर्मल कोर्स में होती हैं, तो क्या वो उस प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को भी कैंसिल कर सकता है? तो इसके लिए हम चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि कैंसिलेशन के लिए कौन कौन सी स्थितियाँ हो सकती हैं। तो इसमें सेक्शन है, सेक्शन 12AB सब क्लॉज 4 और सेक्शन 12AB सब क्लॉज 5। इन दोनों ही सेक्शनों में मिला के 4 कंडीशन दी हुई हैं। अगर इन चारों कंडीशनों में से कोई भी कंडीशन वायलेट होती है तो PCIT NGO को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके, उसको एक सुनवाई का पूरा मौका देके, अपनी बात को पूरा रखने का मौका देते हुए, अगर उसको ऐसा लगता है कि ये इस कंडीशन में फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो वो उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है परमानेंट होने के बाद, तो उसके आपको बहुत भारी दुष्परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें 115 TD सेक्शन लग जाता है, जो कि आज की डेट में बहुत खतरनाक है। और उस सेक्शन के लगने के बाद आपकी जो भी एसेट्स होती हैं, उस एसेट्स की मार्केट वैल्यू पर आपको MMR के हिसाब से टैक्स का भुगतान करना होता है। तो हम सबसे पहले ये स्थितियाँ जानेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन PCIT कैंसिल कर सकता है, वो किन किन स्थितियों में रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। तो इसमें सबसे पहली स्थिति तो ये आती है कि अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट में कोई मॉडिफिकेशन किया है और वो मॉडिफिकेशन आपके जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उनके हिसाब से नहीं है, तो आपको जिस दिन आपने ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन किया है उसके 30 दिन के अंदर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के सामने दोबारा से फॉर्म नंबर 10AB में अप्लाई करना होता है। अगर उसके सामने आप विदिन 30 डेज अप्लाई नहीं करते हैं, तो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को अधिकार है कि वो आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। इसके अलावा जो सेकंड सिचुएशन आती है कि अगर आपकी एक्टिविटी जो है वो जो आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं चल रही हैं, आपकी एक्टिविटी जेन्युइन नहीं है, आपको जिन कार्यों को करने के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट किया गया है आप उनके अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, आप अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी जेन्युइन नहीं है, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपकी एक्टिविटी जेन्युइन होनी चाहिए। आपको जिन ऑब्जेक्ट के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन दिया गया है,
आपको उनके अलावा कोई भी और कार्य नहीं करनी है। अगर आपको कोई और कार्य करने का मन है, अगर आपको और कोई कार्य करना है तो आपको मैंने बताया था, आपको अपने ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन करना होगा और विद इन 30 डेज आपको PCIT के जाना होगा और उसके सामने अपनी सारी बातें रखनी होंगी। उसके बाद अगर PCIT सेटिस्फाइड होती हैं तो आपको नया सर्टिफिकेट ग्रांट कर देती हैं। उसके बाद ही आप अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार कार्य कर सकती हैं। इसके अलावा इसमें जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट अभी 1-1.5 साल से बढ़ गया है कि अगर आपके चैरिटेबल ट्रस्ट पर अगर कोई एनी अदर लॉ अप्लाई होती है, जैसे कि हमारा कोई लोकल अथॉरिटी का लॉ अप्लाई होता है, जैसे हमने अपना कोई हॉस्पिटल बनाया है या अपना और कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की कोई बिल्डिंग तैयार करी है और उस बिल्डिंग को तैयार करने में जो वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, उस डेवलपमेंट अथॉरिटी से मैप अप्रूव कराना होता है। अगर आपने मैप अप्रूव कराने के बाद और अपने मनमाने ढंग से बिल्डिंग बना ली है, यानी कि जो बिल्डिंग आपने बनाई है वो उस मैप के अनुसार नहीं है, तो PCIT को अधिकार है कि इस बेसिस पर भी वो आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। या इसके अलावा हो सकता है आपकी चैरिटेबल ट्रस्ट पर कोई ESI के प्रावधान लागू होते हों, PF के प्रावधान लागू होते हों, GST के प्रावधान लागू होते हों या कोई अन्य अदर लॉ के प्रावधान लागू होते हों और आपने उन प्रावधानों का वायलेशन किया है, तो PCIT को अधिकार है कि वह आपको अपॉर्चुनिटी होगी हर्ड देके आपको सुनवाई का अवसर देने के बाद अगर वो संतुष्ट नहीं होता है तो आपके ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। इसके अलावा इसमें एक क्लॉज और फाइनेंस एक्ट 2020 से इंसर्ट किया गया है जो कि बहुत समझने लायक है। अगर उसका आपने वायलेशन कर दिया तो भी आपकी ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। अगर आपने सेक्शन 13(1) के जो है उसका वायलेशन कर दिया तो आपके ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। आप सेक्शन 13(1) में जो क्लॉज दिए हुए हैं, 4 क्लॉज दिए हुए ABCD, अगर आपने उन चारों में से किसी का भी वायलेशन कर दिया तो आपकी ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। अभी तक तो क्या स्थिति होती थी कि अगर आपने उन चारों का वायलेशन कर दिया है तो आपकी ट्रस्ट के ऊपर MMR के हिसाब से टैक्स लगता था, लेकिन अब MMR के टैक्स के साथ साथ उन्होंने रजिस्ट्रेशन कैंसिल का भी एक प्रोसीजर इस साल से जो लेके आए हैं। तो मैं आपके सामने यहाँ 13(1) के जो 4 क्लॉज हैं उनको पढ़ के बता देता हूँ कि उन क्लॉजों में क्या क्या है, जिससे कि आप उनका विशेष तौर से ध्यान रख सकें। तो पहले जो 13(1)A है उसमें ये बताया गया कि अगर आपने अपनी इनकम किसी प्राइवेट ट्रस्ट में यूज़ कर दी, आपने अपना कोई प्राइवेट ट्रस्ट बनाया हुआ है अपने किसी बेनिफिट के लिए, अपने किसी रिश्तेदार के बेनिफिट के लिए, और आपने उस प्राइवेट ट्रस्ट में जो आपकी चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके पैसे को अप्लाई कर दिया है, तो वो इस सेक्शन 13(1) का वायलेशन माना जाता है और आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। इसके अलावा 13(1)B की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के अनुसार अगर आपने अपना जो ट्रस्ट बनाया हुआ है वो आपने अपना ट्रस्ट किसी पर्टिकुलर रिलीजियस या कम्युनिटी के लिए बनाया हुआ है, तब भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जब हमारा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बनता है तो उसकी 2 ही शर्तें मुख्य होती हैं। पहली शर्त तो ये होती है कि उसका प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में हो सकता है वो प्रॉफिट कमा रहा हो, वो एक अलग बात है। इसके अलावा जो सेकंड कंडीशन होती है कि उसकी एक्टिविटी पब्लिक एट लार्ज होनी चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी जाति विशेष के लिए होनी चाहिए। यानी कि हम जो भी चैरिटेबल एक्टिविटी करेंगे वो पब्लिक एट लार्ज होगी। इसमें हम किसी जाति विशेष का, किसी धर्म का कोई भी भेदभाव किए बिना हर एक के लिए कार्य करते रहेंगे। अगर आपने इस चीज़ का वायलेशन किया है तो आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे ट्रस्टों में बेनिफिशियरी जो होती हैं वो पब्लिक एट लार्ज होती हैं, वो किसी धर्म जाति विशेष से संबंधित उसका नहीं है, वो किसी भी जाति विशेष के हो सकती हैं। तो आपने अगर इसका वायलेशन किया है तब भी आप पे जो है उसकी कहने में कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा एक आता है सेक्शन 13(1)C। सेक्शन 13(1)C में क्या है कि अगर आपने इस सेक्शन का वायलेशन कर दिया है, इस सेक्शन का वायलेशन कब माना जाता है, अगर आपने कुछ स्पेसिफाइड पर्सन्स के लिए कोई बेनिफिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दिया है तो वो वायलेशन माना जाता है। स्पेसिफाइड पर्सन जो सेक्शन 3 में जो बताए गए हैं, अगर आपने उनके बेनिफिट के लिए कोई कार्य कर दिया है तो वो भी इसका वायलेशन माना जाता है। अब हम स्पेसिफाइड पर्सन देखेंगे कौन कौन से होते हैं। सेक्शन 13(3) में जो स्पेसिफाइड पर्सन बताए गए हैं, ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, सेटलर ऑफ द ट्रस्ट, फाउंडर ऑफ द ट्रस्ट, प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रस्ट, सेक्रेटरी ऑफ द ट्रस्ट, ऑफिस बियरर्स ऑफ द ट्रस्ट और उनके रिलेटिव्स। अगर आपने इन सब के बेनिफिट के लिए कोई भी पैसा खर्च कर दिया है, कोई भी इनकम को डाइवर्ट कर दिया है, तो वो इस सेक्शन का वायलेशन माना जाता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, आपको उसको भी ध्यान रखना है। अगर आपने उनको कोई भी बेनिफिट दिया है जो आर्म लेंथ प्राइस पर है, आर्म लेंथ प्राइस का मतलब ये होता है कि अगर हम उस सर्विस को
किसी इंडिपेंडेंट व्यक्ति से लेते तब भी हमको उतने की ही मिलती, तब वो उसका वैल्यूएशन नहीं बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका ट्रस्ट है और वो कोई मेडिकल फैसिलिटी प्रदान करता है और मेडिकल फैसिलिटी प्रदान कर रहे हैं उनका फाउंडर या उनके ट्रस्टी में कोई डॉक्टर्स हैं, वो लोग स्पेशलाइजेशन रखते हैं किसी एक पर्टिकुलर बीमारी की, तो हमने अगर उनकी सेवा अपने ट्रस्ट को लिए हैं और ट्रस्ट ने उनको कोई भुगतान किया है तो उनको जो भुगतान किया है वो भुगतान उनका आर्म लेंथ प्राइस पर होना चाहिए, भुगतान एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर हम किसी और डॉक्टर्स को बुलाते या किसी अन्य डॉक्टर की सेवा लेते तो वो भी लगभग इतनी ही राशि लेता, तो उसमें एक अनरीजनेबल अमाउंट नहीं होना चाहिए। अगर एक रीजनेबल अमाउंट तक है तो उसको ये माना जा सकता है कि ये आर्म लेंथ प्राइस पर है और उसको सेक्शन 13(1)(c) का वायलेशन नहीं माना जाता है और उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, तो इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें एक आता है 13(1)(d) जो बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। इसमें ये बताया गया कि अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन अगर अपने फंड का इन्वेस्टमेंट सेक्शन 11(5) के मोड्स और फॉर्म में नहीं करता है तो उसको भी सेक्शन 13(1)(d) का वैल्यूएशन माना जाता है और कमिश्नर के द्वारा उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। अब इसमें सेक्शन 11(5) में जो उसके मोड्स आते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा आउटलाइन दे देता हूँ कि सेक्शन 11(5) में हमको कौन कौन सी किस तरीके से करना होता है। जैसे कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है और वो अपनी एक्टिविटी से इनकम कमाता है या वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन उसके बाद आता है, जो भी उसके पास इनकम आती है चाहे वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के माध्यम से हो चाहे वो एक्टिविटी के माध्यम से हो, उस इनकम का उसको 85% पैसा उसी उद्देश्य के लिए अप्लाई करना होता है। अगर वो 85% पैसा अप्लाई नहीं कर पाता है तो उनको सेक्शन 11(2) में एक्यूमुलेट करना होता है। सेक्शन 2 में एक्यूमुलेट का मतलब ये है कि जैसे किसी ट्रस्ट ने किसी साल में 1 लाख रुपए की उस पर आमदनी आई और उसको 85% पैसा उस ऑब्जेक्ट के लिए अपना अप्लाई करना था, लेकिन वो ट्रस्ट उस साल में केवल 50% पैसा ही अप्लाई कर पाया, यानी कि उन्होंने वो केवल 50,000 रुपये ही अप्लाई कर पाए, यानी कि 35,000 रुपये जो है थे रिमेनिंग अनअप्लाइड हो गए, तो उनको सेक्शन 11(2) में उसको एक्यूमुलेट करना होगा। सेक्शन 11(2) में एक्यूमुलेट करने के लिए उनको फॉर्म नंबर 10 भी फाइल करना होगा। यहाँ विशेष बात ध्यान रखने की ये है कि अगर आपने फॉर्म नंबर 10 जो रिटर्न दाखिल करने की डेट से पहले दाखिल नहीं किया तब उसका वैल्यूएशन माना जाएगा, वो आपकी इनकम में पूरा ऐड हो जाएगा। तो हम यह बात कर रहे थे सेक्शन 11(5) की। तो सेक्शन 11(2) में एक्यूमुलेशन करने के बाद जो फंड हमारे पास बचे रहे 35,000 रुपये, हमको उसको सेक्शन 11(5) के मोड्स में ही इन्वेस्ट करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम उस पैसे को किसी और तरीके से डाइवर्ट कर दें। अगर हमने उसको पैसे को सेक्शन 11(5) के मोड्स में इन्वेस्ट नहीं किया तो कमिश्नर के द्वारा हमारे रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है। इसके अलावा एक बात और मैं बता दूं, कुछ लोगों को बहुत भ्रांति होती है कि जो 15% पैसा हमारे पास एक्यूमुलेशन है, जो 15% पैसा हमारे पास बचा हुआ है, उस पैसे को हम किसी भी तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं या हमको उसको भी 11(5) के मोड्स में ही इन्वेस्ट करना होगा। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो भी ट्रस्ट को इनकम आती है, चाहे वो 85% खर्च हो, उससे अधिक हो, उससे कम हो, सारा पैसा बचा हुआ पैसा हमको सेक्शन 11(5) के मोड्स में ही केवल इन्वेस्ट करना होता है। इसके अलावा कोई परमिशन नहीं दी गई है। तो साथियों, ये रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की कंडीशन थी, आपको इन कंडीशनों को विशेष तौर से ध्यान रखना है। अगर कोई भी कंडीशन वायलेट हो गई तो कमिश्नर आपको एक नोटिस भेजेंगे। नोटिस भेजने के बाद आपके खातों की डिटेल स्क्रूटनी की जाएगी और अगर वो कमिश्नर सेटिस्फाइड नहीं होता है, आप अच्छी तरह समझते हैं सेटिस्फेक्शन का क्या मतलब होता है, तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप अपनी एक्टिविटियों को ऑब्जेक्ट के अनुसार चलाइए। आपके अगर ट्रस्ट पे कोई भी अदर लॉ एप्लीकेबल होते हैं उनका पालन करिए और सेक्शन 13(1) का वायलेशन को विशेष ध्यान रखिए। अगर आपने इन सब बातों का ध्यान रख लिया तो आपको ऊपर कैंसिलेशन की तलवार नहीं लटकेगी। अदरवाइज एक बार अगर आपका कैंसिलेशन हो गया उसके बाद आपको आपकी ट्रस्ट को बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिसमें मैंने आपको बताया था सेक्शन 115(TD) जो एग्रीगेटेड इनकम पर लागू होता है। तो साथियों, आज की हमने चर्चा में 2-3 पॉइंट जो हमने डिस्कस किए उसको मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। अगर कोई भी एप्लीकेशन 1 अप्रैल 2021 को PCAT के पेंडिंग है तो उसको ये माना जाएगा कि वो हमने फाइल कर दी है और विदिन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ आपको उसका रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल बेसिस पे ग्रांट हो जाएगा। तो साथियों, आज का हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके दिमाग में हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं आपके हर प्रश्न का जवाब देने का भरसक प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत।